नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से पर बात कर रहे हैं जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उसका हृदय और आत्मा कहा था। हाँ। हमारे सोर्स मटेरियल में ये बात साफ थी कि अम्बेडकर का मानना था कि मौलिक अधिकार तो बस कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे अगर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ना हो। बिल्कुल, बिना इलाज के अधिकार का क्या मतलब। सही बात। तो आज का डीप डाइव उसी तरीके यानी रिट अधिकारिता पर है। हमारा मिशन है इन 5 शक्तिशाली कानूनी हथियारों को आसान भाषा में समझना। और ये कोई नई चीज नहीं है, इनकी जड़ें ब्रिटिश कानून में है। वहाँ इन्हें एक तरह से राजा की विशेष शक्तियों के तौर पर देखा जाता था। अच्छा। लेकिन भारत में जो हुआ वो क्रांतिकारी था। हमारे संविधान ने ये शक्ति राजा से लेकर एक आम नागरिक को दे दी। सीधे आम आदमी के हाथ में। हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। आपके अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आई कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की शक्ति इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए, केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए किसी सरकारी विभाग ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी आपका मौलिक अधिकार तो नहीं है, पर कानूनी अधिकार जरूर है। अच्छा, समझ गया। तो इस मामले में मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ? बिल्कुल। ये हाई कोर्ट को जमीनी स्तर पर न्याय देने के लिए एक बहुत बड़ा दायरा देता है। ठीक है, तो फिर आते हैं उन 5 मशहूर रिट्स पर। वो कौन से हथियार हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। हाँ, सोचिए पुलिस आपके किसी जानने वाले को बिना कोई कारण बताए उठा ले जाती है। आप इस रिट के तहत सीधे अदालत जा सकते हैं। और फिर अदालत पुलिस से पूछेगी? हाँ, अदालत कहेगी उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ और बताओ कि तुमने उसे किस अधिकार से हिरासत में रखा है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कवच है। और दूसरा है परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं। ये भी बहुत काम का है। मान लीजिए आपका पासपोर्ट अधिकारी बिना वजह आपका आवेदन आगे नहीं बढ़ा रहा, या नगर निगम आपके मोहल्ले की सड़क ठीक नहीं कर रहा, जो कि उसका काम है, जो उसका कानूनी कर्तव्य है। बिल्कुल। तो आप परमादेश रिट के जरिए अदालत से उस अधिकारी को अपना काम करने का आदेश दिलवा सकते हैं। अच्छा, अगले 2 थोड़े मिलते जुलते से लगते हैं। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्टोराई। हाँ, इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक रोकने के लिए है और दूसरा रद्द करने के लिए है ना? कोई आसान सा उदाहरण? जरूर। मान लीजिए एक निचली अदालत जैसे कोई जिला अदालत किसी ऐसे मामले की सुनवाई करने लगे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसे 2 राज्यों के बीच का कोई नदी विवाद। सही पकड़ा। तो आप प्रतिषेध रिट के जरिए उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। ये एक प्रिवेंटिव कदम है। और अगर वो फैसला सुना दे तो आप उत्प्रेषण रिट का इस्तेमाल करेंगे। उसके जरिए आप उस फैसले को रद्द करवा सकते हैं। ये एक तरह से करेक्टिव कदम है। समझ गया। और आखिरी वाला है अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से बैठ गया है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, तो आप इस रिट के जरिए अदालत से पूछ सकते हैं कि वो किस हक से उस कुर्सी पर है। हमारे शोध में एक बहुत ही गंभीर मामले का जिक्र है जिसने इस पूरी व्यवस्था को हिला दिया था। वो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला, बंदी प्रत्यक्षीकरण केस। हाँ, वो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत काला अध्याय था। आपातकाल के दौरान, है ना? हाँ। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 को निलंबित कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का कोई इस्तेमाल ही नहीं बचा था। यानी नागरिकों के पास राज्य की मनमानी के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं थी। कुछ भी नहीं। लेकिन फिर सिस्टम ने खुद को सुधारा भी 44वें संशोधन के जरिए। बिल्कुल। उस विनाशकारी फैसले के बाद संसद ने 44वां संविधान संशोधन पारित किया और ये तय किया कि अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान अपनी गलतियों से सीखता है। हाँ, एक जीवित दस्तावेज है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये 5 रेट सिर्फ कानूनी शब्दजाल नहीं है, ये वो धुरी हैं जिस पर भारत में कानून का शासन टिका है। सही बात है। ये आम नागरिक को ये शक्ति देते हैं कि वो सरकार से पूछ सके क्यों। और अगर हम इसे भविष्य के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। ये रिट्स पिछली सदी की चुनौतियों के लिए बने थे। आज के डिजिटल युग में जहां डेटा प्राइवेसी, ऑनलाइन सेंसरशिप और एल्गोरिथम के फैसलों जैसी नई चुनौतियां हैं, क्या ये पारंपरिक हथियार हमारी आजादी की रक्षा के लिए काफी होंगे, या हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानूनी उपकरणों की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।